वेलकम बैक डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 12। आइए इस वीडियो में आपकी फ्लेमिंगो बुक का जो पहला लेसन है जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, उसको हम ब्रीफली यानी कि शॉर्ट में उसको हम समझने की कोशिश करें। उसमें उसका जो प्लॉट यानी जो उसका स्टोरी स्ट्रक्चर है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली जो हैपनिंग्स हैं, इनको हम बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉरेट अ फ्रेंच। तो इस लेसन को किसने लिखा है? अल्फोंस डॉरेट ने, जो एक फ्रेंच राइटर हैं। 1840 में ये बॉर्न होते हैं, 1897 में इनकी डेथ होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो राइटर है, ये बहुत ही कम उम्र में इसने लिखना शुरू कर दिया था। एट अ वेरी यंग एज यू कैन से दैट हिज फर्स्ट नॉवल केम इनटू प्रिंट ओनली व्हेन ही वाज 14 years old। मीन्स इनका जो पहला नॉवल सिर्फ और सिर्फ जब ये 14 साल के थे तभी इनका पहला नॉवल इन्होंने लिख दिया था। दूसरा, सेटिंग इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, 1817 से लेकर के 1871 तक एक फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर चला था। उसी वॉर के दौरान इसकी जो सेटिंग है, ये दिखाया जा रहा है कि उसी वॉर के दौरान ये जो है यहाँ पे ये जो हैपनिंग है, जो घटना होती है इसमें, या ये जो टाइम पीरियड दिखाया गया है इस लेसन में, ये 1870 से लेकर के 1871 के दौरान के बीच ही दिखाया गया कि जब वहाँ पे जो है फ्रांस और जो है पर्शिया के बीच में वॉर चल रही थी। और फ्रांस प्रोबेबली वॉज फाइटिंग जो है बाय इटसेल्फ, अकेले वो लड़ रहा था। और उस वक्त जो पर्शिया थी, जो है पर्शिया वॉज कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। और जो पर्शिया थी वो उसके साथ जर्मनी, उसके साथ जो है ऑस्ट्रिया और उसके साथ ये पोलैंड थे। ये तीनों एक यूनाइटेड हो करके, ये एक तरह से कहते हैं, ये तीनों एक यूनाइटेड जो है कंट्री की तरह वर्क कर रहे थे। इस वॉर में एक्चुअली पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया और हराने के बाद पर्शिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद जैसे हमारी कंट्री को जब इंग्लिश ने अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सबसे पहले हमारे ऊपर इम्पोज करा। क्योंकि किसी भी कंट्री को जो है टेक ओवर करने के लिए या उसे जीतने का ये सबसे अच्छा तरीका कि सबसे पहले अपनी लैंग्वेज उन पर इम्पोज कर दो और उसके बाद अपना कल्चर। ठीक वही जो है पर्शिया ने कर दिया। यहाँ पे उसने जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। और यहाँ जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, कौन से? एल्सेस और लॉरेन, उनमें जो स्कूल्स थे जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, उन्होंने इसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको चेक कर दिया, इसको बंद कर दिया और जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। उसके बाद और क्या क्या हुआ, आप और हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये लेसन यही दिखा रहा है कि कैसे जो है ये जो यहाँ के जो लोग हैं, ये जो एल्सिस के, कैसे उनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है और कैसे उनकी अपनी लैंग्वेज को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है इनके स्कूलों में पढ़ाना। ये है इसका जो है बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इसका जो प्लॉट क्या है। प्लॉट यानी कि स्टोरी कैसे डेवलप कर रही है, स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन से हैं, स्टोरी एक्चुअली जो है स्टोरी का यानी कि स्टोरी का थीम क्या है, स्टोरी हमें क्या मैसेज देना चाहती है, और स्टोरी कैसे कंक्लूड होती है, कैसे एंड होती है। और एंड होती है तो व्हाट डज दिस लेसन एक्चुअली कन्वे अस मैसेज, कि हमें वो मैसेज क्या कन्वे करती है। तो आइए देखते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो वॉर सेटिंग इस जो है स्टोरी की है, जो है फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 और 1871 के दौरान जो चला, उसके दौरान ये इसकी सेटिंग है इस स्टोरी की। फ्रांस इसमें डिफीट होता है और पर्शिया को लीड कौन कर रहा होता है? बिस्मार्क। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरीन पैस्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, यानी कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं फ्रांस के, एल्सिस और लॉरीन, इनके हाथों में आ जाता है। पर्शिया कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड, मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया। अब हम देखते हैं कि इसका प्लॉट स्ट्रक्चर मीन्स हाउ डज एक्चुअली द स्टोरी, दिस लास्ट लेसन, develop or progress and who are the major or the important characters of the story। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स जो है एक फ्रेंच बॉय है, ठीक है ना। ही इज द नरेटर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि यही इस स्टोरी का क्या है? नरेटर है। नरेटर मतलब यही इस पूरी कहानी को बता रहा है, इस पूरी घटना को बता रहा है, प्लस यही इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल कैरेक्टर और द मेन कैरेक्टर। सो प्रोटैगनिस्ट कैन बी अ मेल वन, कैन बी फीमेल वन। तो इसमें जो है फ्रेंड्स एक फ्रेंच बॉय है, दैट ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आगे क्या होता है देखिए, ही इज लेट फॉर स्कूल। ये जब ये स्टोरी शुरू होती है, जब ये जो है चैप्टर शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, ही इज लेट फॉर हिज स्कूल, उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। प्लस जो है एटमॉस्फेयर, जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसको देख करके एक बार उसको मन में आ रहा है यार कि अच्छा आज स्कूल ना जाऊं, लेट्स बंक, और बंक कर लें, आज जाएं ही नहीं, कट लेते हैं, पढ़ने ही ना जाएं आज। फिर इसको दिमाग में आता है किसका ख्याल, किसका चेहरा? एम हैमिल का, अपने टीचर का जो इसको फ्रेंच पढ़ाते हैं। फिर इसको आता है कि नहीं यार रेजिस्ट नहीं कर सकते, ये रियलाइज़ करता है कि नहीं, इट इज़ समवॉट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रेजिस्ट, कि ये रेजिस्ट नहीं कर सकता, स्कूल जाएगा। जल्दी स्कूल जा रहा होता है तेज़ी से, तभी रास्ते में इसे एक जो है ब्लैकस्मिथ एक बहुत ही कैजुअली कमेंट करता है, अरे कहाँ जा रहे, कौन सी ज़रूरत है स्कूल जाने की, नो यूज़ गोइंग टू स्कूल। एक तरह का वो कैजुअल कह सकते हैं, एक तरह का वो जो है सैरकास्टिक कमेंट होता है, सैरकास्टिकली वो कमेंट करता है उसको कि यार लेट हो ही गया है, देख रहा हूँ लेट है। तो कहता कहा क्यों स्कूल जा रहे हैं, बेटर स्टे आउटसाइड एंड एंजॉय दी ब्यूटीफुल वेदर कंडीशन। कहता है अच्छा बाहर ही रहो, एंजॉय करो। अब ये स्कूल के क्लोज, अब ये स्कूल जाता है, तब ये टाउन हॉल के पास से गुजरता है। टाउन हॉल एक एक्चुअली पुराने टाइम में एक प्लेस हुआ करता था एक्चुअली सिटीज़ में, और जो वीकेंड आप कह सकते हैं कि विलेज, पर्टिकुलरली सिटीज़ या टाउन्स में ही हुआ करता था। तो वहाँ पे एक्चुअली जो है लोग, ख़ासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। तो जब ये टाउन हॉल से गुजर रहा होता तो वहाँ देखता है कि देयर इज अ क्राउड, वहाँ क्राउड इसको दिखाई पड़ता है, और वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड भी रहता है। इसी बुलेटिन बोर्ड से इनको सर्टेन इंस्ट्रक्शंस या सर्टेन इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो इसको लगता है कि लग रहा कोई न कोई इंफॉर्मेशन फिर आया है, कोई ना कोई वहाँ पे न्यूज़ फिर जो है क्या हुई है, कोई ना कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिर से पेस्ट हुई है। और इसको याद भी आता है कि अब तक जितनी भी बुरी न्यूज़ आई है इनके जो है डिस्ट्रिक्ट में, उसी बुलेटिन बोर्ड से ही आई है। तो सोचता है चलो छोड़ो, कुछ होगा। यहाँ वेट नहीं करता है, सॉरी यहाँ ये रुकता नहीं है। वाई? बिकॉज ही इज लेट। जल्दी जब ये स्कूल पहुँचता है तो देखता है स्कूल इज एब्सोल्युटली साइलेंट, जस्ट एज इट इज संडे मॉर्निंग और इट इज संडे। स्कूल वहाँ उतना ही शांत है जैसा जनरली संडे को होता है। तो ये सरप्राइज होता है कि ऐसा कैसे है, हाउ इज इट
possible. It is the school day, school is open, but why? The school has borne the silence or the borne the deserted look of Sunday. कि संडे जैसा क्यों साइलेंस है यहाँ पर. Nevertheless, ये फिर अपने क्लास की ओर जाता है. बहुत ही थोड़ा सा एम्बैरस्ड फील कर रहा है, थोड़ा सा उसको शर्म आ रही है, थोड़ा सा इसको सॉरी भी फील कर रहा है. जान भी रहा है कि अभी एम हैमिल, इसके जो टीचर, ही विल डेफिनेटली कॉल हिम, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड एंड मे बी ही मे हिट हिम. इवन देन, अब ये स्कूल आ चुका है, सो he enters the classroom with his head down. सिर नीचे किए हुए, शर्म भी आ रही. ये क्लास का डोर, क्लास के पीछे वाले डोर से एंटर करके जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है. और जब सीट पे बैठता है, and when he raises his actually eyes, तब ये जब ये क्लास में घुसता है, तब तो इसको लगता है कि आज तो पक्का है जो पिटाई होनी है, आज तो पक्की डांट खानी है, आज मार भी खानी है. क्योंकि टीचर वहाँ पे एकदम एक हाथ में एक स्टिक लिए हुए लगातार क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, अप एंड डाउन आ रहा है, जा रहा है. तो जान है कि आज तो इसकी पिटाई होनी है. बट टू हिज सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड इंस्टेड जो है टीचर कहते हैं कि चलो लिटिल फ्रेंड्स, तुम आ गए, मैं तो बस हम तो तुम्हारे बिना ही बस इस क्लास को शुरू करने वाले थे. सरप्राइज्ड होता है. फिर ये बैठता है और फिर और सरप्राइज होता है जब ये नोटिस करता है कि इसका जो टीचर है, ही इज इन हिज बेस्ट अटायर, ATTIRE, अटायर, ड्रेस. कहता है ये तो अपने आज ही इन कपड़ों को क्यों पहने. जनरली ये तो कपड़े या तो अवार्ड जस्ट है गिविंग सेरेमनी के दिन, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन, या जो है इंस्पेक्शन डे के दिन ये पहनते थे. आज क्यों पहने हैं ये. अभी एक सरप्राइज से ये बाहर निकल नहीं पाता, इसको तीसरा सरप्राइज, एक और सरप्राइज मिलता है. ये पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे की बेंचेस जो जनरली खाली रहती हैं, वहाँ गांव के जो ओल्ड पीपल हैं, गांव के जो रिस्पेक्टेड पीपल हैं, जैसे फार्मर, एक्स जो है मेयर ऑफ द विलेज और एक्स मेयर ऑफ द टाउन और द डिस्ट्रिक्ट, देन दिस द पोस्टमास्टर, एक्स पोस्टमास्टर ऑफ दैट विलेज, and Hauser and so many other just respected honorable old people of the village are seated. देखता है कि वो पीछे बैठे हुए और इसको सब कि ऐसा क्या भाई, कि ये क्या है, ये लोग आज क्यों बैठे हुए हैं. अब ये सारी बातें ये सोच रहा कि what has happened. इसी बीच इसे सुनाई पड़ता है कि मिस्टर हैमिल इसका नाम लेते. मतलब now it is his turn to sing, to chant and to explain the function of the participle. इसे ये भी याद आता है कि इन्होंने पार्टिसिपल जो है कल होमवर्क में दिया था पार्टिसिपल को तैयार करने के लिए. He stands and once again he fumbles, once again he fails, not even a single word comes out of his own mouth. इसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलती है. लेकिन यहाँ पे टीचर इसे डांटते नहीं है, टीचर इसे बिल्कुल ही नहीं डांटते हैं. और यहाँ टीचर मिस्टर हैमिल इसे यहाँ अब इसके सारे सरप्राइजेस को क्लियर कर देते हैं, बताते हैं कि जो है बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि कल से इस स्कूल में और यहाँ के जो दूसरे स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और कल से यहाँ पर जर्मन पढ़ाया जाएगा. और आज ये इनका लास्ट लेसन है और आज ये इनका लास्ट डे भी है. किसका? एम हैमिल का. कहाँ पर? इस डिस्ट्रिक्ट में. कल वो सुबह यहाँ से चले जाएंगे. कल दूसरा टीचर आएगा और इन्हें जर्मन पढ़ाएगा. ऑल ऑफ अ सडन एक उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है. कहता है कि ये क्या, मैं तो अपनी भाषा सीख भी नहीं पाया,
अपनी भाषा जो है न पढ़ना सीख पाया, न बोलना सीख पाया, और अब इस भाषा की पढ़ाई बंद हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन इसे रियलाइज होता है अपनी गलतियां, ऑल ऑफ अ सडन ये रिग्रेट करता है, ऑल ऑफ अ सडन ही develops a kind of a liking, develops a kind of a feeling, soft feeling for M. Hamill. M. Hamill को अब तक वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, he hated him. लेकिन अचानक वो उसे देखता है, इस ओल्ड मास्टर की तरफ, कह रही इस ओल्ड मास्टर ने हमें 40 ईयर्स दिए यहाँ पर और हम कुछ भी नहीं सीख पाए। अब इसको ये भी समझ में आ जाता है कि जो गाँव के जो बड़े लोग हैं क्यों आए हुए हैं। ये इस टीचर को अपना रिस्पेक्ट और अपना रिगार्ड और अपना ऑनर पे करने आए हैं, और ये लोग भी सॉरी फील कर रहे हैं कि ये लोग भी अपनी भाषा को सीख नहीं पाए। इसके बाद जो है ये टीचर इनको कुछ और चीज़ें पढ़ाता है, जैसे पार्टिसिपल के बाद कुछ राइटिंग में, कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ अचानक इस बॉय को लगता है कि कितना इसको इंटरेस्ट आ रहा है सारी पढ़ाई में, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। He never found the lessons interesting. He never found himself absolutely engrossed or involved in the classroom. क्लासरूम में कभी भी इन्वॉल्व भी नहीं होता था, कभी भी उसको इंटरेस्ट भी नहीं आता था, टीचर कभी पसंद भी नहीं था। आज उसको लग रहा है कि टीचर भी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ पढ़ा रहा है और इसे भी पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ऐसा जनरली कब होता है? जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम अपनी कोई चीज़, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे साथ हमेशा थी, उसको जब हम लूज़ करने वाले होते हैं तो अचानक ही वो चीज़ हमें ज़्यादा डियर हो जाती है, अचानक ही हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आने लगती है। इसको आप लाइफ से भी जो है कोरिलेट कर लेते हैं, कि कोरिलेट कर सकते हैं कि जब इस लाइफ का एंड आने वाला होता है तो अचानक ही इस लाइफ से हमारा जो कनेक्शन है, जो इस लाइफ से के साथ जो हमारा इमोशन और फीलिंग है, वो अचानक और जो है स्ट्रांग हो जाती है और हम मरना नहीं चाहते। ठीक वैसा उन चीज़ों के साथ भी होता है जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन जब हम उसे लूज़ कर देते हैं या लूज़ करने वाले होते हैं तब अचानक हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। ठीक वैसे ही इस जो है लड़के को भी ये रियलाइज़ होता है कि क्या है इस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस, क्या है इनका अपने कल्चर का इम्पोर्टेंस, जिसे ये कभी समझ नहीं पाया, जिसे इस लैंग्वेज को वो सीख नहीं पाया। और कल टीचर चला जाएगा, कल से यहाँ पे अब इस भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। और हमारी भाषा क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी होती है। हम बाहर कैसे पहचाने जाते हैं? हम अपनी भाषा से, हम अपने कल्चर से, हम अपने सिविलाइजेशन से ही पहचाने जाते हैं। कल को कोई इससे पूछेगा कि यू आर अ फ्रेंच, तो आप कैसे कह पाओगे कि हाँ मैं फ्रेंच हूँ? और आप कहोगे कि मैं फ्रेंच हूँ तो कहेगा अरे कैसे फ्रेंच हो, तुम्हें अपनी भाषा न लिखना आती, न बोलना आती, न पढ़ना आती। ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इसको होता है। ऑल ऑफ अ सडन इसकी बुक्स, इसका जो बैग है, इसको बड़ा ही लाइट फील होने लगता है। अब तक इसको बड़ा ही हैवी फील ये होता था। जो पीछे बैठे लोग हैं वो भी बहुत ही सैड हैं, बिकॉज उन्हें भी रियलाइज होता है कि अगर जो आज पर्शिया ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया है तो उसका एक बड़ा सा कारण ये है कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को ट्रेजर नहीं कर पाए, इसको संभाल नहीं पाए, इसको ये सुरक्षित नहीं रख पाए, और जिसके कारण आज इन्होंने अपना क्या खो दिया है? अपने लिबर्टी, अपना फ्रीडम, एंड नाउ दे आर इंस्लेव्ड। ये इंस्लेव्ड हो गए हैं, यानी कि गुलाम बना लिए गए। इसके बाद ये जो मिस्टर हैमिल हैं, ये जो है लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। क्लास ख़त्म करने के बाद वो बताते हैं इन अपने स्टूडेंट्स या इन लोगों को कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज जस्ट अ की।
जब तक एक कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को बचाए रखते हैं, अपने कल्चर को बचाए रखते हैं, अपनी सिविलाइजेशन को बचाए रखते हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त अब जब वो गुलाम होते हैं, तो वही उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका सिविलाइजेशन, जो उनकी एक्चुअली आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, कल वही उन्हें उनकी गुलामी से आज़ादी दिलाती है। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि ठीक है, अब तो हम एक तरह से गुलाम हो गए हैं, लेकिन इस क्रिटिकल कंडीशन में ये कहते हैं अपने जो है इन लोगों से कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। यू विल स्टिक टू इट, आप इसी से सटे रहेंगे, चिपके रहेंगे, यानी इसे बचाए रखेंगे, बिकॉज यही कल आपको आपकी किससे, गुलामी से, यही आपको आज़ादी दिलाएगी। इसके साथ ये जो टीचर है खूब बड़े से लेटर में फ्रेंच लैंग्वेज में लिखता है कि विव ला फ्रांस, ऐसा कुछ लिखता है वो, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। लिखता है कि फ्रांस कभी मिटेगा नहीं, फ्रांस हमेशा एक कंट्री के रूप में रहेगा। अपनी पैट्रियटिज्म शो करता है, अपना ऑनर और लव अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए शो करता है। और इसके साथ वो कहता है नाउ इट इज़ टाइम फॉर द क्लास 2 और द स्कूल टू बी डिसमिस्ड, यू कैन गो। कहता है अब क्लास डिसमिस हो गई है आज की और अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये इसका शॉर्ट में क्या है, मैंने आपको इसकी शॉर्ट में समरी बताई। आपको इस समरी को दिमाग में रखना है और दूसरी चीज क्या दिमाग में रखनी है कि कैसे इस कैरेक्टर को हमें दिमाग में रखना है। जो कौन है, फ्रेंड्स, जो एक फ्रेंच बॉय है, लेजी है, लेथार्जिक है, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, लेकिन क्या, इनोसेंट है। इसे भी रियलाइज होता है कि अपनी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। इसे भी रियलाइज होता है कि अपना कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मिस्टर हैमिल का। हैमिल जो एक क्या है, जो टीचर हैं और पिछले 40 सालों से यहाँ ये पढ़ा रहे हैं। इन्हें अफसोस है कि कल इन्हें छोड़ के इस प्लेस को जाना पड़ेगा। ये दुखी हैं क्योंकि ये एक इमोशनली ये यहाँ के लोगों से कनेक्ट है। ये भी रियलाइज़ करते हैं, रियलाइज़ क्या, ओपनली कहते भी हैं कि अगर जो आप लोग इस भाषा को नहीं सीख पाए तो केवल आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ और आपके अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी जिम्मेदार है कि कई बार आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते नहीं थे। कई बार आप तो स्कूल आते थे, मैं क्या कर देता था, मैं छुट्टी कर देता था, मैं फिशिंग ट्रिप पे चला जाता था, मछलियाँ पकड़ने चला जाता था, या कई बार मैं आपको पढ़ाने के बजाय मैं आपको किसी काम में एंगेज कर देता था। कहता कि जाओ मेरे जो है गार्डन में जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको वाटर कर दो, या कोई और काम मैं आपको पकड़ा देता था। और तीसरा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहे। जैसा ये लड़का खुद कहता है कि इससे क्या पसंद, अंडे ढूंढना, जो है ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में घूमना स्कूल आने के बजाय। तो यहाँ वो ये ओपनली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते, कन्फेस करते हैं कि अगर जो ये पढ़ा नहीं पाए बच्चों को, या बच्चे यहाँ के इनके स्टूडेंट्स फ्रेंच सीख नहीं पाए, तो दे आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, their parents are responsible, and by and large the teacher himself was also responsible। ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमें देखना है कि ये जो कैरेक्टर है मिस्टर एम हैमिल का वो कैसा है। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह का टीचर है, जिसके कारण देखिए क्यों जो है फ्रेंच इनको पसंद नहीं करता है, इन्हीं के कारण कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही डोमिनियरिंग है,
बहुत ही डोमिनेट करते हैं, हावी होने वाला टीचर कभी फ्रेंडली होकर नहीं पढ़ाया। तो ये सारी ड्रॉबैक्स कि इस टीचर को, एम हैमिल को थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए था। अगर वो थोड़ा सा ये फ्रेंडली होता, डिसिप्लिन्ड होता तो शायद ये फ्रेंच को और फ्रेंच जैसे दूसरे बहुत से बच्चों को क्या कर पाता, पढ़ा पाता। बट अगर वो नहीं पढ़ा पाया है तो बहुत हद तक ये भी जिम्मेदार है। लेकिन टीचर भी ऑनेस्ट है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि यस ही इज अकाउंटेबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल, तो ऑनेस्ट भी है। तीसरा, पेट्रियट, बहुत ही पेट्रियट है, पेट्रियटिज्म है इसके अंदर, यानी कि देशभक्ति की भावना है इसके अंदर। तो अफसोस है कि क्या है, ये कल से इसके कंट्री में, इसके डिस्ट्रिक्ट में जो है पर्शियन आके टेक ओवर कर लिया है। कल से ये अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा पाएगा। इस चीज़ के लिए इसको अफसोस है। इसीलिए ये जाने से पहले बड़े बड़े लेटर में बोर्ड पे लिखता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये दिखाना चाहता है अपना इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना रिस्पेक्ट और अपना पेट्रियटिज्म कंट्री के लिए। उसके बाद हमारे जो है और जो कैरेक्टर्स हैं वो विलेजर्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जो हमें ध्यान में रखना है। लेकिन कौन है कैरेक्टर, जैसे कि एक्स मेयर है, एक्स जो है पोस्टमास्टर हैं, एक हाउसर है और कुछ और लोग हैं जो ये सारे आते हैं। किस लिए आते हैं? टू पे देयर रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द लास्ट लेसन ऑफ देयर टीचर, दैट इज एम हैमिल, हु हैज सर्व्ड देम फॉर 40 years, जिसने इन्हें 40 साल की सेवा दी है। उसके लिए ये उसे अपना ऑनर देने, रिस्पेक्ट देने आते हैं। तो आई होप डियर लर्नर्स ये लेसन का ये ब्रीफ जो है प्लॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। प्रोवाइडेड दैट यू हैव कॉम्प्लिकेशन, फील फ्री टू write me straightway. I'll try my best to resolve your problem in the very next video. Till then, thank you and bye-bye.